नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। परीक्षा सिर पर आती है, तारीख नजदीक आते ही स्टूडेंट दबाव महसूस करने लगते हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्टूडेंट से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए बातचीत की है। इसमें उन्होंने स्टूडेंट को परीक्षा से पहले प्रेशर रिलीज करने के मंत्र दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा है कि परीक्षा के समय परिवारों के दबाव से बचना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट का फंडा भी आज बताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि टाइम मैनेजमेंट है जो लोगों को सफलता देता है। उन्होंने यह भी कहा कि मां से हम सभी को टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए। मां सबसे ज्यादा काम करती हैं और कोई भी काम का बोझ उसको नहीं लगता। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हार्ड वर्क आपको करना चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क करें, स्मार्टली करें। तो आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि घर में दरअसल माता पिता आलोचना नहीं करते हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। आलोचना करने के लिए मां बाप को अपने बच्चे के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के दोस्तों के बारे में भी पता करना होता है। पेरेंट्स आज आलोचना की जगह टोका टोकी ज्यादा करते हैं। टोका टोकी करना आलोचना नहीं होती है और इसलिए आज बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी कुछ शिक्षा यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। तो प्रधानमंत्री लगातार परीक्षा पे चर्चा के जरिए छात्रों के साथ इसी प्रकार के संवाद करते हैं। अब आज के कुछ टिप्स आपको बताते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का मूल मंत्र आज प्रधानमंत्री ने दिया। एक बड़ी बात आज प्रधानमंत्री ने कही है कि नकल से दूर रहें, क्योंकि नकल से एक बार आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन बार बार जो परीक्षाएं आपके जीवन में आएंगी उसमें आप सफलता नहीं पा सकते हैं अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है या फिर आप गैजेट का स्मार्टली इस्तेमाल करें। यह बात भी उन्होंने कही है। आलोचना करने वालों पर ध्यान ना दें, यह बात भी प्रधानमंत्री ने कही। ये टिप्स हैं आज जो प्रधानमंत्री ने बच्चों को दिए हैं। माँ बाप बच्चों का सही मूल्यांकन करें, ये बात उन्होंने पेरेंट्स के लिए भी कही है। दोनों तरफ से ये बातें होनी चाहिए। अपनी क्षमता को पहचानिए, ये बात बच्चों से आज उनके साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कही। फिर एक और बड़ी अहम बात प्रधानमंत्री ने कही है कि हार्ड वर्क स्मार्टली करना है आपको, यानी कि हार्ड वर्क भी करें लेकिन स्मार्टनेस होनी चाहिए। मेहनत आपकी अवश्य रंग लाएगी। प्रधानमंत्री ने आज बच्चों के साथ संवाद में इन बातों को कहा है। अपने भीतर देखो, प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कहा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। दूसरा यह है कि दबाव में ना रहें। ये बात भी प्रधानमंत्री ने कही है कि आपके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर है, इस प्रेशर में आप कभी ना रहें। काम ना करने से थकान होती है, काम करने से कभी थकान नहीं होती। प्रधानमंत्री ने आज इस बात को भी कहा। यह भी फिर प्रधानमंत्री ने आज बच्चों को सीख दी है कि तनाव मुक्त रहें और खुश रहें। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए। चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है। लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए क्या? पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे। थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। मां बाप भी आपकी क्षमता को जानने के बावजूद भी अपने सोशल स्टेटस के कारण अपने आसपास के साथियों, दोस्तों में, क्लब में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, कभी तालाब में कपड़े धोए जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, बच्चों की बातें निकलती हैं। फिर उनको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और इसलिए बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं अपने बच्चों के लिए, और फिर धीरे धीरे वो इंटरनलाइज कर लेते हैं और फिर घर में आकर के भी वही अपेक्षाएं करते हैं। और समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है। दूसरा, आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है,
लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है, उनके मन पे इतना प्रभाव होता है कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे, अगर बच्चे वीक हैं तो कैसे उनके सामने चर्चा करेंगे। तो वहीं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान पलवल के शहीद नायक राजेंद्र सिंह राजकीय मौलिक संस्कृति वरिष्ठ विद्यालय में पढ़ने वाली 12वीं साइंस स्ट्रीम की छात्र प्रशांत ने यह पूछा कि तनाव परीक्षा के परिणामों को किस तरह से प्रभावित करता है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि तनाव का मूल कारण झूठ होता है, जिसे हम अपने परिजनों से बोलते हैं। पीएम ने यह भी कहा कि पढ़ाई से संबंधित किसी भी चीज को परिजनों से कभी नहीं छुपाना चाहिए। धन्यवाद निदा। माननीय प्रधानमंत्री जी, भगवान कृष्ण के उपदेश की भूमि खेल जगत में ख्याति प्राप्त नीरज चोपड़ा जैसे विख्यात खिलाड़ियों के प्रदेश हरियाणा के पलवल से प्रशांत आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रशांत, कृपया अपना प्रश्न पूछे। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है। मैं शहीद नायक राजेंद्र सिंह राजकीय मौलिक संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हथीन जिला पलवल हरियाणा के कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय का छात्र हूं। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि तनाव परीक्षा के परिणामों को किस तरह प्रभावित करता है। मैं इसमें आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद प्रशांत। माननीय प्रधानमंत्री जी, निदा और प्रशांत की तरह देश भर के करोड़ों छात्र आपसे परीक्षा परिणाम पर तनाव का प्रभाव इस विषय पर मार्गदर्शन चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, परीक्षा के जो परिणाम आते हैं उसके बाद जो तनाव है उसका मूल कारण एक तो हमने परीक्षा देकर के जब घर आए तो घर के लोगों को ऐसे पाठ पढ़ाए कि मेरा तो शानदार पेपर गया है, मेरा तो बिल्कुल 90 तो पक्का है और बहुत अच्छा करके आया हूं। तो घर के लोगों का एक मन बन जाता है और हमको भी लगता है कि वो गाली खानी है तो महीने भर के बाद खाएंगे, अभी तो बता दो उनको। और उसका परिणाम ये आता है कि वैकेशन का जो टाइम होता है परिवार ने मान लिया होता है कि तुम सच बोल रहे हो और तुम अच्छा रिजल्ट लाने ही वाले हो, ऐसा मान लेते हैं। वो अपने दोस्तों को बताना शुरू कर देते हैं, नहीं इस बार तो बहुत अच्छा किया उसने और बहुत मेहनत करता था, अरे कभी खेलने नहीं जाता था, कभी रिश्तेदार के यहाँ शादी, वो अपना जोड़ते रहते हैं जैसा मेरा बड़ा। और एग्जाम का रिजल्ट आने तक तो उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया होता है कि बस ये तो फर्स्ट सेकंड के पीछे रहेगा ही नहीं। तो आज बच्चों के सवाल और प्रधानमंत्री के जवाब आपने सुने हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या होती है। जब परीक्षाएं सर के ऊपर होती हैं तो फिर बच्चे किस तरीके से उन सारी चीजों को हैंडल करें, ये सवाल इस समय बहुत महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण पेरेंट्स के लिए भी। आज हम इस चर्चा में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे जो बच्चे हैं उनको एग्जाम में एक सही माहौल मिल सके और दूसरा यह है कि उनके सामने जो तकलीफें या परेशानियां हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है और प्रधानमंत्री ने आज जो टिप्स दिए हैं उसको किस नजरिए से देखा जाए। कुछ बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंधु जुड़ रहे हैं, मनोचिकित्सक हैं आप। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंधु जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। डॉक्टर मनीषा सिंघल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप भी मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर मनीषा सिंघल जी, आपका भी स्वागत। एन गीता श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप प्रिंसिपल हैं। एन गीता श्रीनिवास जी, आपका भी स्वागत। और दीपिका शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप भी प्रिंसिपल हैं। दीपिका शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। तो आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मनीषा सिंघल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री को हम लोगों ने सुना, हालांकि वो तो लगातार हर साल हम लोग देख रहे हैं कि छठा संस्करण था, वो बच्चों को बताते रहते हैं,
लेकिन एक मनोचिकित्सक होने के नाते आप यहां से क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, खासतौर से उन स्टूडेंट्स को जो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं? जाहिर बात है कि एक बड़ा प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर, और दूसरा यह है कि वो पेरेंट्स जो इन सारी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं। कैसे इसको देखा जाए, इसको कैसे मैनेज करें कि दोनों तरफ से, चाहे बच्चा हो या फिर पेरेंट्स हो, एक मैनेज करके या एक बैलेंस वे में चल सकें? क्या करना चाहिए? जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बच्चों को एक रूपरेखा पहले से बना के रखनी पड़ती है कि एक महीने बाद देखा जाएगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि अगर डांट खानी है तो ठीक है, एक महीने और थोड़ा सा निकाल लेते हैं और बता देंगे एग्जाम कैसा हुआ, बाकी देखा जाएगा। अब ये सिचुएशन आ क्यों रही है, तो कहाँ से ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है कि बच्चे को ये करना पड़ रहा है? तो अगर हम उसके कॉज तक जाएं, उसका रूट कॉज क्या है, तो शायद हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे आपने पूछा कि क्या पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इक्वेशन होनी चाहिए या स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें जैसे किसी भी बच्चे से अगर बात करें तो जनरली कोई भी पूछता है कि भाई स्पेशली एग्जाम के टाइम पढ़ाई कैसी चल रही है, या एग्जाम हो गया तो एग्जाम कैसा हुआ। इतना इम्पोर्टेंट है क्या एग्जाम? और अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है उस समय से अगर बच्चे के ऊपर कोई भी प्रेशर ना रखा जाए पढ़ाई का। एकेडमिक्स इम्पोर्टेंट है, पर एकेडमिक्स की इक्वली ही पर्सनालिटी भी इम्पोर्टेंट है जो अदर देन एकेडमिक्स आती है। पढ़ाई के अलावा जो बाकी जो बच्चा है वो क्या है, अगर वो नेचुरल अपना कुछ भी कर पाता है फ्रीली, वो अगर हम बच्चे को एक लिमिटेड एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ में, और बच्चे को जो पढ़ाई के अलावा चाहिए वो भी अगर हम करने दें तो शायद पढ़ाई भी नॉर्मली चलती रहेगी, कोई प्रेशर नहीं रहेगा। अगर हमें किसी चीज का प्रेशर होता है कि हाँ ये चीज हमें करनी है, तो एक तो नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि भाई ये अगर हमें बोला जाए कि ये करना है तो मन नहीं करता है। और अगर उसी चीज को हम थोड़ा गेम की तरीके से या एक बच्चे के लिए थोड़ा सा उसमें फन ऐड करके अगर प्रेजेंट करते हैं तो बच्चा करेगा। और सेशन के शुरू से ही अगर हम इस तरह का एनवायरनमेंट रखें, एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन रखें, और बहुत ज्यादा नैगिंग या बहुत ज्यादा प्रेशर वो नहीं होना चाहिए। मार्क्स कितने आ जाएंगे, बच्चे अगर 20 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल क्लास में, तो क्या 20 के 20 बच्चे फर्स्ट आते हैं? क्या ऐसा होता है? फर्स्ट तो 1 या 2 बच्चे ही आते हैं, या सेकंड भी 1-2 बच्चे ही आते हैं। अब बाकी बच्चे क्या बिल्कुल यूजलेस है, वो कभी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो ये अगर थोड़ा सा सोच के चले तो मेरे ख्याल से बच्चा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसको ये प्रेशर देने के बजाय कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है, उससे पूछा जाए कि कहाँ प्रॉब्लम है और उसकी किस तरह से हम उसको हेल्प कर सकते हैं। क्या क्या टॉपिक्स है डिफिकल्ट जिसमें परेशानी लग रही है, ओके, उसको हम कैसे उसका समस्या का निवारण कर सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही है। मैं थोड़ा सा और चर्चा को विस्तार देता हूं। एन गीता श्रीनिवास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एन गीता श्रीनिवास जी, आपसे भी मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि इस समय हम लोग देख रहे हैं हर चीज का पैटर्न एक तो बदला है, इस समय कंपटीशन भी है, दूसरा ये है कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी हम लोग देखते हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करवाते भी, पेरेंट्स भी, स्कूलों की तरफ से भी इसमें एक बड़ा योगदान होता है। लेकिन जो मैनेजमेंट है, जैसे कि आज प्रधानमंत्री कह रहे थे कि एक तो टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा ये है कि आपको पहचानना है कि आप क्या हैं। कैसे स्कूल इसको लेकर के अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, और कैसे देखते हैं आज का ये जो बदलता हुआ परिवेश है, उसमें पढ़ाई के साथ साथ आपका जो आपके मार्क्स हैं उनके साथ साथ बच्चा अपनी प्रतिभा को भी निखार सके? हाँ जी, नमस्कार सभी को। और जैसे मनीषा जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आजकल जो है हमारे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा उनसे अपने बच्चों के प्रति रहता है कि हम ये करें, ये करें, ये करें। आपने जैसे कहा कंपटीशन का जमाना है, अगर स्कूल्स को लेके देखें तो एक्टिविटीज कंपटीशन बहुत ज्यादा रहते हैं स्कूल में भी, और उससे भी बच्चों को निखार आता है। बट यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी, बच्चे को स्कूल में टीचर का होना और टीचर से काउंसलिंग लेना ये बहुत जरूरी है, हर कोई स्कूल करता है। और आफ्टर कोविड के बाद अगर देखा जाए तो एक फिजिकल इंटरेक्शन जो बच्चे के साथ हुआ है टीचर्स का, उसमें बहुत बदलाव आया है, 1 साल में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। उसके साथ अगर हम देखें स्कूल को लेके, तो अगर पेरेंट्स की भी काउंसलिंग साथ साथ में बच्चे के साथ हो जाए तो उसमें बहुत बदलाव आएगा बच्चे में और एक सोसाइटी में। क्योंकि एक मानसिकता जो हम कह सकते हैं वो पेरेंट्स की तरफ से भी कहीं नेगेटिव होता है, एट टाइम्स होता है। तो वो मानसिकता का जो नेगेटिव होना, वो बच्चों के जो घर में डिस्कशन होता है
वो बहुत प्रभाव डालता है, जी। स्पेशली जब अगर हम रूटीन नहीं बनाते हैं। हम्म। हाँ सॉरी, जी जी थोड़ा जी सा वो हो गया जी था, सॉरी। जी। तो एक शेड्यूल बनाना और एक टीचर से मनोबल बढ़ाना बच्चे का, ये बहुत महत्वपूर्ण है एक बच्चे की लाइफ में। अब हमने कोविड के बाद देखा स्कूल में कि जब बच्चा स्कूल आता है तो वो टीचर के साथ इतना आगे खुल जाता है कि वो घर की बात भी बता देता है कि जी नहीं जी जी मम्मा जी। ने ये बोला, उसने ये कहा। तो फिर एक टीचर जो है, एक काउंसलर जो है, पेरेंट्स को भी बुलाती है स्कूल में, उनसे भी बात करती है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को लेके, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि एक सोशल स्टेटस सोसाइटी में पेरेंट्स का बोलना आना जाना, डिजिटल वर्ल्ड में हम आ गए हैं, तो इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे बहुत प्रभाव पड़ता है कि स्कूल जो करें वो काउंसलिंग पेरेंट्स की भी करें, ताकि थोड़ी मानसिकता पॉजिटिव सेंस में जाए बच्चे के लिए। और बच्चे का तो एक मैं ये कहूंगी सकारात्मक सोचना, और उससे ज्यादा कि मैं पॉजिटिव माइंडसेट से पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। अगर बच्चे ने अच्छा शुरू से काम किया हो तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे को एंड तक, मतलब रिजल्ट तक आने तक कोई नेगेटिव थॉट्स आएंगे उसके दिमाग में। वो लेके चलेगा टीचर्स को एज वेल एज पेरेंट्स को, वो दोनों का साथ लेके बच्चे को ही हमें आगे बढ़ाना है। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर बच्चे को हम कुछ भी पेरेंट्स की तरफ से नहीं बोलते हैं, पेरेंट्स की तरफ से पॉजिटिवनेस नहीं आती है बच्चे की तरफ से, क्योंकि एक मॉरल सपोर्ट पेरेंट्स का बहुत जरूरी है टीचर्स के साथ साथ। नहीं ठीक है, लेकिन इसमें फिर तो मैं ये एक चीज मैं और ये थोड़ा कहूँ। सा श्रीनिवास जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए जो बच्चे हैं उस पर तो हम लोग देखते हैं स्कूलों के अंदर भी फोकस रहता है और ये कोशिश हर स्कूल की होती है कि उनके स्कूल का बच्चा सबसे बेहतर हो। लेकिन जब पेरेंट्स वाला पार्ट आता है तो उनको किस तरीके से आप लोग मोटिवेट कर पाते हैं या उनको कैसे बता पाते हैं कि बच्चे के साथ ट्रीट आपको कैसे करना है, उसके ऊपर इतना भी बर्डन मत डालिए। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि दबाव के दबाव में हमको नहीं जाना है, तो ये कैसे करते हैं आप लोग? क्या आप बच्चों के साथ साथ आप पेरेंट्स को भी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व करते हैं? हाँ 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 हाँ, वही मैंने कहा कि जहां पे भी हमें इश्यूज आते हैं तो हमारी काउंसलर, या हम जैसे आज हमारे बीच मनीषा जी हैं, डॉक्टर सिंधु भी हमारे स्कूल में एक बार आ चुके हैं। तो ये पेरेंट्स से बात करते हैं, एक सेशन टू सेशन होते हैं पेरेंट्स के भी, 1-to-1 भी होते हैं और मास सेशंस भी होते हैं। मास सेशंस भी होते हैं, जी, तो जी। उससे कहीं ना कहीं पेरेंट्स में आता है बदलाव। ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आते हैं, और बार बार हम बात करते हैं पेरेंट्स से कि ये चीज है, बच्चे बिल्कुल में बिल्कुल। ये हो रहा है, ये थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट जा रहा है, तो उससे फर्क पड़ता है, उससे रिजल्ट आते हैं बच्चे के, उससे भी। Yes. डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंधु जी, देखिए आप तो वैसे भी सीएमओ जैसे पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, समय निकाला आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। लेकिन एक चीज मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं, क्योंकि दर्शकों के लिए और खासतौर से पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या बता सकते हैं कि क्या उनको करना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बातें बताई उसी को थोड़ा सा और अगर आप विस्तार से या और बेहतर तरीके से समझा पाएं, जो बच्चे आपको देख रहे हैं या जो पेरेंट्स आपको इस समय देख रहे हैं, क्या करना चाहिए कि दोनों लोग कम से कम प्रेशर से बचे रहें, दबाव के दबाव में ना आए, ना पेरेंट्स ना स्टूडेंट? जी शुक्रिया। और मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को और सभी पेरेंट्स और अगर विद्यार्थी भी देख रहे हैं तो सबसे पहले उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। एक अच्छी भावना के साथ हम एग्जाम की तैयारी करें और एग्जाम की कोई ये ना सोचें कि कोई ये आखिरी एग्जाम है या ये कोई युद्ध स्तर पे है। कूलली हम इसकी तैयारी करें। और जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखा जाए, जैसे कि पेरेंट्स के लिए बताना चाहूंगा कि हम कंपेयर ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम तो इतने घंटे पढ़ते हो, वो बच्चा इतने घंटे पढ़ता है और वो बेहतर है। दूसरी बात ये कि जैसे मनोबल की बात करें, जो मनोबल है वो बहुत मैटर करता है इस बात को लेके कि आपका मनोबल कैसा है, आप अपने आप को कैसे देखते हैं। कभी कभी तो विद्यार्थी ने अपनी छवि ऐसी बना ली होती है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, या कभी कभी अपने आप को पहले ही, युद्ध से पहले ही हारा हुआ महसूस कर रहे होते हैं, वैसी स्थिति होती है। तो अपने मनोबल को ऊंचा रखें। इसके अंदर टीचर्स एंड पेरेंट्स दोनों का काफी ज्यादा रोल रहता है, वो उनको सपोर्ट दें इस दौरान। जितनी आप उनको सपोर्ट देंगे उतना उनका मनोबल बेहतर रहेगा। एक स्थिति और है आज के समय में, जो कि पीयर ग्रुप की, 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं या और बड़ी कक्षाओं के जो छात्र हैं वो भी उसमें परीक्षा में जा रहे होते हैं, तो पीयर सपोर्ट भी कभी कभी मैटर करती है। इसमें दोनों पहलू है। एक जमाना था जब पीयर सपोर्ट, दोस्त सपोर्ट ही देते थे, लेकिन आज के समय पर
दोस्त ऐसे भी हैं जो उसे टेंशन भी दे देते हैं कि तूने ये क्वेश्चन तो किया ही नहीं है, ये तुम्हें नहीं आता है, इस प्रकार की बातें भी हैं। तो दोस्तों के साथ में हेल्दी डिस्कशन भी हो, दोस्तों से इंस्पिरेशन भी ले, और लेकिन साथ के साथ उनकी छोटी छोटी बातों से तनाव ना ले। एक पहलू ये भी कहना चाहूंगा कि कभी कभी कहा जाता है कि सुबह उठकर 4 बजे पढ़ेंगे तो वही अच्छा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो 4 बजे उठने के चक्कर में बच्चा रात भर चिंता में सो ही नहीं पाता है। कभी ये कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। तो मेरा मानना है कि कुछ समय के लिए रिलैक्स करना जरूरी है। पढ़ाई के दौरान, इवन परीक्षा वाले दिवस पे भी अगर आप आधा पौना घंटा कोई गेम खेल पाते हैं, कोई शारीरिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पाते हैं, तो जरूर करें। कभी कभी ये भी कहते हैं कि योग बहुत अच्छा है, कभी कभी क्या आमतौर से कहा जाता है कि योग बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ बच्चे एग्जाम वाले दिन पे कहते हैं आज ही मैं नया सीखने की कोशिश करता हूँ कि कपालभाति होता कैसे है। तो अगर हमें पहले से आता है योग करना, या जो भी हमारी रिलैक्सेशन की टेक्निक है उनका हमें अभ्यास पहले से होना चाहिए, और वही टेक्निक हम रिलैक्सेशन की यूज करें। चाहे वो म्यूजिक सुनना हो सकता है, लाइट एक्सरसाइज हो सकता है, किसी बच्चे के लिए अपने दोस्त से गप्पे लगा लेना, कभी किसी बच्चे का ये कह देना मम्मी को मेरे तो सिर पे हाथ फेर दो, उतने से मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मालिश कर दो उतने से अच्छा महसूस करता हूँ। कोई विद्यार्थी ऐसा होता है जो कि सिर्फ अच्छी नींद लेने भर से ही रिलैक्स हो जाता है। तो हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअल टेक्निक्स है रिलैक्सेशन की, वो उनको जरूर यूज करें। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि जब परीक्षा की स्थिति आती है तो उसके अंदर हमारी जो मेमोरी की टेक्निक्स है वो इस प्रकार से है कि जो चीज हमने शुरू में पढ़ी है उसे कुछ समय के बाद में हम रिवाइज कर लें, तभी वो दिमाग के अंदर अच्छे से जम पाती है। और जो उसके ब्रीफ नोट्स हैं वो लास्ट के अंदर एग्जाम के टाइम पे देख लें। उसमें उद्देश्य यही है कि हम एग्जाम के समय पर ये देख पाए कि ये चीज मैंने की हुई है, ये मुझे आती है और इसे रिवाइज करना है। नए टॉपिक्स, कभी कभी होता है कि नए टॉपिक्स एकदम से उठा के उस समय करना शुरू कर देते हैं, जो कल एग्जाम है, कल परीक्षा के समय पर आज मैं नया चैप्टर कर रहा हूं, इस प्रकार का ना करें। कुछ पहलू और भी हैं जो परीक्षा की तैयारी के अलावा परीक्षा के दिवस पे भी मैटर करते हैं कि परीक्षा के दिवस पे उस समय पर मैंने देखा है कभी कभी पेरेंट्स भी कह रहे होते हैं ये क्वेश्चन जरूर कर लो, ये इंपॉर्टेंट है और ये जरूर आएगा। कभी दोस्त भी बोल रहे होते हैं इस प्रकार से। तो परीक्षा के समय से 1-2 घंटा पहले किताबों पर रखते अपने आप को, मनोबल को ऊंचा रखें और ये सोच के चलें कि ये काम तो मैं कर ही लूंगा। इससे पहले मैंने सितंबर टेस्ट भी दिया है, दिसंबर भी दिया है, छोटे टेस्ट भी दिए हैं, प्री बोर्ड्स भी दिए हैं, और इससे पहले पिछले 9-10 सालों से परीक्षा तो मैं देता रहा हूं। तो परीक्षा देना तो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। इस प्रकार की भावना से जब हम परीक्षा में जाएंगे तो अवश्य ही अच्छे, प्रबल संभावना यही है कि हम उसमें विजयी होकर ही सामने आए। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे जिनके दिमाग में ये बातें चल रही होंगी, आप लोगों की बातों से वो लोग मोटिवेट भी हो रहे होंगे, और आज जो प्रधानमंत्री ने भी जो बातें कही हैं उसका भी उनके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा होगा। दीपिका जी, आपका रुख कर रहा हूं मैं। जिम्मेदारी होती है प्रिंसिपल होने के नाते आपके ऊपर, जैसे कि अभी श्रीनिवास मैम भी बता रही थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं थोड़ा आप लोगों से इसलिए ये भी समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मार्क्स अच्छे आए इस पर तो फोकस रहता है, लेकिन बच्चा इंडिविजुअल क्या है और वो बेहतर क्या कर सकता है, कैसे आप लोग उसको पॉइंट आउट करते हैं, और फिर उसके साथ ये भी है कि मार्क्स भी अच्छे आ जाएं, उसका भविष्य भी बेहतर हो जाए, किस तरीके से आप लोग प्रयास कर रहे हैं और कैसे इसको आप देखते हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे बेस्ट विशेस बच्चों के साथ है। आपको मैं बताती हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हैव समथिंग कॉल्ड, एक हाउस सिस्टम होता है, एक क्लब्स होते हैं हर स्कूल में, वो बच्चे की पोटेंशियल ही मापने के लिए होते हैं। फिर अभी जो NEP 2020 आया है उससे भी आई थिंक इन फ्यूचर हेल्प करेगा। बाकी अभी तक हम ये करते आए हैं कि जो उसकी प्रतिभाएं हैं, टैलेंट्स हैं, वो वेरियस क्लब्स और हाउस एक्टिविटी से देखे। एकेडमिक्स में हम ये कोशिश करते हैं, और वो भी आई थिंक अगर बच्चा आपके पास प्राइमरी सेक्शन से है तो मिडिल सेक्शन तक आपको पता चल जाता है कि बच्चे की जो किस डायरेक्शन में है, वो साइंस एंड मैथ्स की तरफ जाता है या वो फिर क्रिएटिव है, वो राइट ब्रेन है या लेफ्ट ब्रेन है। ये सारे ही चीजें स्कूल में होती रहती है। या स्पोर्ट्स में करना चाहता है या जो भी है, हमें उसको कहाँ पे हेल्प करना है, वो कॉम्पिटिटिव जाना चाहता है तो उसकी हेल्प करी जाती है। दूसरा एक और है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा क्रिएटिविटी में है बट आपको हमारे जो भी पढ़ाई का जो सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम है, वो कहता है कि आपको एक बारी तो साइंस लेनी है, जो ये एक सोच है, इसके लिए काउंसलिंग की भी जरूरत है। और स्कूल के साथ एक
टीम बनाने की जरूरत है। मेरे टीम पैनलिस्ट ने, चाहे वो डॉक्टर सिंधु थे या गीता मैम हैं, वो दोनों ही कह रहे थे कि पेयर प्रेशर भी है, पेरेंटल प्रेशर भी है, और दूसरा है कि हमें काउंसलिंग में जितना हम चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें पेरेंट्स, स्पेसिफिकली सीनियर स्टूडेंट्स के, वो नहीं हो रहा है। अगर मैं 200 पेरेंट्स इनवाइट करती हूँ तो मुझे लगता है कि उसमें से 30 to 40% पेरेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो आई थिंक काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मेरा बैच है जो 12th में है अभी, इन्होंने 10th का बोर्ड नहीं दिया है। तो या तो ऐसा बच्चा है कि जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और या बिल्कुल भी, देखो स्ट्रेस अच्छा भी होता है इफ इट इज प्रोडक्टिव, इफ इट इज गिविंग गुड रिजल्ट्स, तो वो स्ट्रेस ठीक है। और हम हर रोज हर तरह का स्ट्रेस लेते हैं और उससे काम अच्छा भी होता है। वो शायद मोदी जी ने भी कहा है कि स्ट्रेस होना हो सकता है, बट आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। दैट इज व्हाई ही सेड वर्क स्मार्टली एंड वर्क हार्ड एज वेल। दोनों चीजें जरूरी हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर बच्चों का अभी ये जो NEP से शुरू हुआ है, CUET होता है जिसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, तो ये कोई जितना मेजर एग्जाम ये आज से 2 साल पहले था, वो लास्ट ईयर के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बाद थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है। अब आपको पता है कि अगर आपके 75% है तो भी आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हो, अगर आप उसकी एंट्रेंस ठीक से क्लियर करो, आप अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाएं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, वो ड्यूरिंग द स्कूल टाइम स्पेसिफिकली प्राइमरी और मिडिल विंग में बहुत इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। तो एक माइंडसेट में चेंज है, और वो मैं चेंज देख भी रही हूँ, पेरेंट्स भी ये मानते हैं। बट ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा सिटी से अंदर की तरफ जाएंगे इंटीरियर्स में, तो अभी भी साइंस की तरफ ज्यादा झुकाव है। बट अगर आप दिल्ली NCR मेन स्कूल्स में रहेंगे तो वहां पर एक चेंज है। ह्यूमैनिटीज में भी बच्चा जाता है, और मेरे पास आई थिंक सारे बच्चे या तो म्यूजिक या स्पोर्ट्स या फाइन आर्ट्स एज अ 6th सब्जेक्ट लेते ही हैं। वो हमने मैंडेटरी किया हुआ है। वो उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को सामने रख के किया हुआ है। सो आई फील कि अगर बच्चे को शुरू से ही हम एक लिबर्टी दे, एक फ्रीडम दे कि वो कर सकते हैं, और पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन स्कूल के साथ बराबर हो, तो हम बच्चों को एक अच्छी पर्सनालिटी का इंडिविजुअल बना सकते हैं। तो ये मेनली आई थिंक राइट नाउ व्हाट आई फील कि पेरेंट्स को थोड़ा फॉरवर्ड आना चाहिए, और ये जो आप प्रेशर की बात करें, ये तो आई थिंक हम सबके लाइफ पे मैनेज करना आना चाहिए। प्रेशर तो सबकी लाइफ में, बिल्कुल सही बात आपने कही है। डॉक्टर मनीषा सिंघल जी, एक बहुत कॉमन सा सवाल है, और मुझे भी कुछ अभी स्टूडेंट जो कि सुन रहे हैं उन्होंने भेजा, कह रहे हैं कि आप लोग सब लोग बात तो कर रहे हैं कि भाई इसका तनाव मत लीजिए, या ये तनाव होना नहीं चाहिए, लेकिन तनाव तो होता है, वो तो नेचुरल है, आ रहा है, अब हम क्या करें? देखिए, एक सेइंग है कि गिव विंग्स टू योर स्ट्रेस एंड लेट इट फ्लाई अवे। तो उस जो स्ट्रेस है ना, थोड़ा बहुत अमाउंट स्ट्रेस का, जिसे हम यूज स्ट्रेस कहते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम सुबह उठ भी नहीं पाएंगे, ना ही हम काम पे जा पाएंगे, ना ही बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे। तो वो छोटा सा अमाउंट स्ट्रेस का बहुत जरूरी होता है, लेकिन उस अमाउंट को हमें बढ़ने नहीं देना है। और अगर ये बढ़ रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो बढ़ रहा है मतलब हमारी दिनचर्या कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है, या हमारे स्वभाव में किसी तरह का चेंज आ रहा है। अगर बच्चा बहुत अग्रेसिव हो रहा है, बहुत इरिटेबल हो रहा है, और हमें लग रहा है कि हाँ भाई ये खाना नहीं खा रहा है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, एपेटाइट डिस्टर्ब हो रही है, या वेट गेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, इस तरह के चेंजेस अगर हमें दिख रहे हैं और ये चल ही रहे हैं, रूटीनली ऐसा चल रहा है, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं या तो घर, मेजरली बच्चा घर पे रहता है, आधा टाइम से ज्यादा वो घर पे होता है, उसके अलावा वो स्कूल में होता है। तो घर में आजकल का जो ट्रेंड है, मोस्टली दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। अब जो प्रोसेस है एग्जाम तक आने का, अब उस प्रोसेस में दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है? जैसे अभी प्रिंसिपल मैम ने बोला कि कुछ 30% आई थिंक आपने मेंशन किया, 30% 40% पेरेंट्स टर्न अप होते ही नहीं है। तो पेरेंट्स ये तो पूछते हैं कि भाई एग्जाम कैसा हुआ, एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, पर उस प्रोसेस में उनका क्या रोल था, कितना उन्होंने बच्चे को सपोर्ट किया इमोशनली
एंड अदरवाइज ऑल्सो। तो वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे बैक टू द पॉइंट जो आपने स्ट्रेस वाली बात बोली है, स्ट्रेस अगर बढ़ रही है, ये सारी डिस्टर्बेंसेस हमें दिख रही हैं, तो वो स्ट्रेस एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है और वो फियर जहां आने लगता है, नर्वसनेस जिसे कॉमनली हम बोलते हैं, तो बच्चा उसको एक धीरे धीरे क्या होता है, वो स्केप मोड में चला जाता है और उससे उसको बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर वो नहीं स्कूल रेगुलरली जा भी रहा है अगर, लेकिन उसको फोकस नहीं कर पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, या उसका मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन में उसको दिक्कतें आ रही हैं, तो नेचुरली वो एग्जाम तक आते आते कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। और ये जो एंजाइटी, एग्जाम एंजाइटी कह लीजिए, पैनिक अटैक्स कह लीजिए, कि भाई हार्ट बीट तेज हो रही है, पसीने आ रहे हैं और नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, वो लास्ट मोमेंट तक हमें वेट नहीं करना है, उस स्टेज तक आने नहीं देना है। जहां ये छोटे छोटे सिम्टम्स, चेंजेस, बिहेवियरल चेंज हमें दिखाई देता है, वहीं हमें थोड़ा सा जाग जाना चाहिए और बच्चे से फ्रेंडली वे में आराम से बात भी करनी चाहिए। बहुत ज्यादा उस चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए, एम्फसाइज नहीं करना चाहिए। ये भी है, अगर हम बहुत ज्यादा किसी चीज को पॉइंट आउट करेंगे तो बच्चे को हो सकता है वो प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज आ जाएगी, वो शायद ऐसा है। और एक ये होता है कि आपने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया पहले से। अब बच्चा छोटा है, अभी आपको पता नहीं है, आपको केवल एकेडमिक्स का ही आपका मन में चल रहा है, या दो एक एक्टिविटीज जो आपने ज्वाइन करा दी आप केवल उस पर फोकस कर रहे हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग उसका फोकस फ्यूचर भी आपने प्रेडिक्ट कर लिया। अभी नेवर नो कि कितना कहाँ वो कैसे एक्सप्लोर कर सकता है। बच्चे एक साल कुछ महीनों में भी कुछ ऐसी चीजें एक्सप्लोर कर लेते हैं और ऐसी उनको स्ट्रीम मिल जाती है जो शायद पेरेंट्स ने सोची भी नहीं होती है। क्योंकि अगर आप हम सब अपने बारे में सोच के देखें, हमें अपने बारे में वो पता होता है कि जो हमारे पेरेंट्स ने बताया होता है, या टीचर्स ने बताया होता है, या फिर जिन लोगों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ हमारे घर के गार्डियंस, एल्डर्स, की हाँ तुम्हें ये पसंद है, तुम्हें ये पसंद नहीं है। एक पर्सनालिटी जो हम एक फॉर्म हो जाती है अननोइंगली। अब वो चीजें ठीक है, वो गलत नहीं है, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करके अपना जानता है, शायद वो उसकी रियल एक पर्सनालिटी होती है, हॉबीज होती है, उसके लाइक्स होते हैं। जैसे अगर हमने क्रिकेट में बच्चे को ज्वाइन करा दिया, अब वो जा रहा है लेकिन समाव उसको पसंद नहीं आ रहा है, या हमने साइंस स्ट्रीम, अगर बच्चे मोस्टली वही ले रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन है, और कुछ हमने करियर सोचा हुआ है कि भाई ग्रेजुएशन के बाद यहाँ इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद ये करेगा, चाहे बच्चा चाहता भी नहीं है। तो वो फ्रीडम, या फ्रीडम मे नॉट बी द राइट वर्ड, लेकिन वो स्पेस हमें शुरू से देनी है जिससे स्ट्रेस एक स्ट्रेस तक ही रहे, वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट ना हो। तो उस चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। कंपटीशन, कंपैरिजन, मनीषा जी, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये स्ट्रेस बने ही ना कम से कम, क्योंकि इतने बड़े देश के अंदर 135 करोड़ की पॉपुलेशन जहां पर हो, पेरेंट्स या तो एकदम से बदल जाएं या बच्चा उन चीजों को समझने लगे या सबकी काउंसलिंग हो जाए, ये तो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। क्या कुछ रूट में हम लोग चेंजेस ऐसा कर सकते हैं कि कम से कम ये जो टेंशन है यही अपने आप में कम हो जाए, या डाइल्यूट इतना हो जाए कि बच्चों को भी टेंशन ना हो, पेरेंट्स को भी ना हो? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उसके लिए मुझे लगता है बच्चों की काउंसलिंग से ज्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, और गुड पेरेंटिंग पे फोकस करना चाहिए। कंपैरिजन को बिल्कुल हमें साइड रख देना चाहिए, जैसे डॉक्टर सिंधु ने कहा, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। पीयर प्रेशर बहुत है आजकल कि ये बच्चा वो कर रहा है, तुम ये नहीं कर रहे हो, अरे तुम इतना ही पढ़ लेते हो। अब हो सकता है आपका बच्चा कम पढ़ के ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो गुड पेरेंटिंग की जरूरत है कि बच्चा आपका है क्या, वो जानने की कोशिश करिए। टीचिंग, प्रीचिंग, इंस्ट्रक्शंस से हम बच्चे को नहीं जान सकते। हम बच्चे को साइलेंट ऑब्जर्वेशन के साथ में ज्यादा बेहतर जान सकते हैं। एक स्वीट प्लेजेंट एनवायरनमेंट के साथ बच्चे को ज्यादा जान सकते हैं। तो घर में आजकल मोस्टली घरों में काफी वायलेंस भी है, एग्रेशन भी है। ये सारे जो चीजें हैं, इनको थोड़ा सा हम अलग करके अगर एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर क्रिएट करें घर में, तो शायद बच्चे का डेवलपमेंट भी बेटर होगा, और ये जो स्ट्रेस है ये थोड़ी कम रहेगी। सो वी शुड फोकस ऑन पेरेंट्स मोर एंड विद साइलेंट ऑब्जर्वेशन कि बच्चे को क्या चाहिए, क्या उसको अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। और अगर उसमें कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो फिर हमें समझना चाहिए कि बच्चा
कुल मिला के ये खुश तभी नहीं। होगा जब हम फोकस करें कम से कम बच्चे के ऊपर। एन गीता श्रीनिवास जी, सबसे बड़ा चैलेंज अभी आपको क्या लगता है? क्योंकि हम लोग बातें तो बता देते हैं, या आपने भी कुछ बताया, यहाँ पे सारे बैठे हुए पैनलिस्ट भी कुछ बता रहे हैं, लेकिन चूंकि आप लोग तो रोज डील करते हैं इन चीजों को, सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या नजर आता है? क्योंकि अब इस समय मॉडर्न दौर के अंदर सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी नहीं, जैसा कि मैम अभी दीपिका जी भी कह रही थी कि जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस भी अगर आपके होगा तो आप सारी चीजों को कम से कम समझेंगे, गंभीरता से लेंगे। क्या सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय? अब जैसे सब पैनलिस्ट ने कहा, प्रिंसिपल मैम ने कहा, मनीषा जी ने कहा, डॉक्टर सिंधु ने कहा, मैं यही कहूंगी कि कंबाइंड एफर्ट है स्कूल का, पेरेंट का, एज वेल एज चाइल्ड का। तो अगर चाइल्ड को फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो टीचर्स हैं तो टीचर्स के साथ काउंसलर हैं। बट वही है, माइंडसेट तो हम लोगों ने, जैसे मनीषा जी ने कहा कि बहुत जरूरी है माइंडसेट को चेंज करना पेरेंट्स के तौर पे। घर में कैसा एटमोस्फियर है, बच्चा किस माहौल से बाहर आता है। बट आजकल कई में ऐसे 50-60% बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मालूम है उन्होंने क्या करना है। दे आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर पेरेंट्स। वो बोलते हैं कि मैम मैं ये करूंगा, मेरे पेरेंट्स ये है, बट आई वांट टू गो इनटू दैट स्ट्रीम, आई वांट टू डू दैट। दे आर क्लियर, दे आर फोकस्ड। तो वो उन्होंने इतनी स्टडी करी होती है इस लेवल में भी, या 10th या 11th 12th में मैं कहूँ, कि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पा रहे हैं। बट वो जो हमारी परसेंटेज है वो कम है बच्चों में। काफी बच्चे पढ़ चुके हैं, बताते हैं, टीचर से अलग से काउंसलिंग लेते हैं, फिर अपने पेरेंट्स को भी बताते हैं कि प्लीज कम एंड मीट माय काउंसलिंग एट। फिर उनको थोड़ा सा चेंज करके बच्चा उसी डायरेक्शन में चला जाता है जो उसको चाहते हैं। तो ही इज अ हैप्पी चाइल्ड। एंड इफ सपोज वी आर अ हैप्पी फैमिली, वी प्रोड्यूस अ हैप्पी चाइल्ड, डेफिनेटली वी प्रोड्यूस अ हैप्पी चाइल्ड। आप साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं यहाँ पे, आप मेरी बात से सहमत होंगे। और ये बच्चों में देखो, कोविड के बाद जब बच्चा स्कूल आए हैं अभी, तो बहुत बदलाव है। बहुत स्ट्रेस में है बच्चे, बहुत। वो अभी घर में रहने के बजाय उनको वो जो कोना था, एक स्कूल बन चुका था उनका वो कोना घर का, फिर वो मम्मा का प्रेशर, थोड़ा पापा का प्रेशर, वो एक अपने फ्रेंड से ना मिलना, अपने बाहर नहीं जाना अपने एटमॉस्फेयर से। तो अब जब बच्चा बाहर निकला है तो बहुत सारी चेंजेस धीरे धीरे उनमें आई हैं। समझ चुका है बच्चा उन्होंने अब क्या करना है। दे हैव अंडरस्टूड, आई मीन नॉट ऑल, आई वुड से नॉट ऑल, बट फ्यू स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड कि व्हाट डू दे वांट इन देयर लाइफ, कैसे जिंदगी को आगे लेके जाना है। इन टर्न दे काउंसिल, एट टाइम दे काउंसिल देयर पेरेंट्स आल्सो उस मामले में। बट वही है कि एक पेरेंट्स को एजुकेट करना, एजुकेट है पेरेंट, वी हैव अ वेरी गुड सर्विस क्लास पेरेंट्स, नो डाउट, बट उनको एक मानसिकता से एजुकेट करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो या बच्चा बताएगा, या स्कूल बताता है, या फिर टीचर उनको मोल्ड करके, नहीं ऐसे है। जैसे मैम ने कहा कि 30-40% नहीं आते हैं पेरेंट्स, यस नहीं आते हैं। अगर बोर्ड के एग्जाम हम देखें, अगर हम चाहें कि पेरेंट्स पीटीएम में आए, हम उनको थोड़ा सा कुछ बताएं कि ये माहौल यहाँ पे है स्कूल में, और ये थोड़ी सी आपको फ्रेंड बनना पड़ेगा बच्चे का। अभी आपको फ्रेंड की जरूरत है, उसको मॉरल सपोर्ट की जरूरत है एग्जामिनेशन से पहले। अगर आप वो फ्रेंडशिप नहीं डेवलप करते हैं बच्चे के साथ, तो कहीं मोरल डाउन ही होगा बच्चे का। बट वो पेरेंट थोड़ा सा बिजी है अपने काम में, मे बी कोविड के टाइम जॉब चला गया किसी का, और सर्विस क्लास में अभी जॉब का प्रेशर है, तो वो कई बार नहीं आ पाते हैं पेरेंट। तो वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, कहीं ना कहीं वो बच्चा सफर करता है बीच में। कहीं हम जितना भी चाहें पेरेंट को बुलाना, नहीं आ पाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं एक तरफा नहीं होता ना सर, दोनों तरफा ही माहौल बनाना पड़ेगा बच्चे को आगे ले जाने के लिए। तो ये सोसाइटी, पीयर प्रेशर, जैसे मैम ने भी बोला कि, सर ने भी बोला कि जैसे हम दोस्तों के साथ पहले करते थे, नहीं हुआ यार फिर क्या हो गया, नहीं हुआ तो चलेगा। अभी वो ऐसी तादाद नहीं है बच्चे। कई बच्चे हैं जो दूसरों को सपोर्ट करते हैं पीयर ग्रुप में, कई है कि नहीं इसका तो नहीं होने वाला है ऐसे, तो उनकी काउंसलिंग करना, जब टीचर देखती हैं ऐसे थोड़ा बात करते हुए, तो उनकी काउंसलिंग होती है देन एंड देयर।
एंड वो टाइम लगता है, माइंडसेट को चेंज करने में एकदम से नहीं होता है, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जैसे मैम ने कहा कि हमारे स्कूल में अगर बच्चे शुरू से हैं तो हम 8-9 तक समझ पाते हैं कि उस बच्चे की क्या नीड है, तो हम उसके दौरान ही पेरेंट्स को बुला के बात करते हैं कि थोड़ा ये डिफरेंट चाइल्ड है। बट पेरेंट्स को आज तक ये भी एक्सेप्टेंस नहीं होता कि माई चाइल्ड इज नॉट डिफरेंट, ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर, ही इज द सेम चाइल्ड एज he or she is other child। वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। अगर उसको स्पेशल नीड चाइल्ड है, अगर वो टीचर ने कहीं आइडेंटिफाई किया है, तो पेरेंट्स की काउंसलिंग एट टाइम हमें बहुत मुश्किल होती है सर, कि वो हमारे से हम उनको भेजते हैं काउंसलर के पास कि आप थोड़ा सा देखिए, टेस्ट करवाइए बच्चे को कि मे भी बच्चा एकेडमिक में अच्छा नहीं है, वो आर्ट में अच्छा है, वो म्यूजिक में अच्छा है, बट पेरेंट्स कहीं नहीं मानते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि पढ़े लिखे पेरेंट्स, आई वुड से, आई मीन वो एक्सेप्टेंस कुल मिला के आपका भी कहना ये, चूंकि यहाँ पर ज्यादा मुझे लगता है कि फोकस आप लोग इस बात पर कर रहे हैं कि कम से कम पेरेंट्स अगर समझ जाएं इस बात को तो बच्चे का टेंशन अपने आप आधे से ज्यादा कम हो सकता है। थोड़ी चीजें ऐसा है कि उसको मैनेज करनी है। ब्रह्मदीप सिंधु जी, एक चीज और जानना चाह रहा हूं मैं बच्चों से ही संबंधित, क्योंकि कुछ बच्चे लगातार मुझे सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कॉम्पिटिशन में भी बने रहना है और फिर मुझे स्ट्रेस भी नहीं लेना है, ये दोनों चीजें मैं पैरेलल कैसे कर सकता हूँ? मैं कहना चाहूंगा कि आज का जो समय है वो दिस इज द ईरा ऑफ स्ट्रेस, तनाव का युग चल रहा है। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिससे तनाव ना हो। तनाव जैसे अभी तक बात रही है, तनाव दो तरीका का हो सकता है, गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस तो हर किसी को चाहिए, दिन की शुरुआत से लेके और पूरे साल तक हम कहीं ना कहीं तनाव को देखते हैं, झेलते हैं, मैनेज करते हैं। तो तनाव होना कोई बुरी बात नहीं है, तनाव होना चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं ना कि ऐसा कुछ हो जाए कि तनाव हो ही ना और साथ के अंदर हम स्कोर भी अच्छा कर पाए, तो उसके लिए हमें अपनी सोच भी पॉजिटिव रखनी पड़ेगी कि अगर छोटी मोटी कोई कमी रह गई है तो हम इंस्पायर होके काम करें, अच्छी भावना के साथ में पढ़ाई करें, और छोटी मोटी कहीं कोई कमी है तो इस भावना से चलें कि कोई बात नहीं, हम इसके बाद दोबारा करेंगे। आपने देखा हो कंपटीशन की बात करें तो कट थ्रोट कंपटीशन कहा जाता है आज के जमाने के अंदर। इस कंपटीशन के अंदर भी एक बार एग्जाम, जेडब्ल्यू का एग्जाम एक बार हो रहा है, फिर 3 महीने के बाद दोबारा हो रहा है। जी जी जी। तो ऐसा ना सोचा जाए कि मुझे इतना ही स्कोर करना है। कभी कभी पीयर प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर इतना इस प्रकार का होता है कि आपको इतना तो करके ही दिखाना है, या कभी छात्र भी खुद अपनी छवि ये बना लेता है कि मुझे इतना ही करना है। मेरा मानना यह है कि परीक्षा का उद्देश्य उसे सीखने का है, पढ़ाई को सीखने का है, लर्न करने का है, लर्न करके एक अच्छा इंसान बनने का है, ताकि हम सब लोग मिलके अपने देश की सेवा कर पाएं, एक अच्छा संसार बना पाएं। खाली इसका उद्देश्य ये नहीं है कि एक अच्छे ज्यादा नंबर लेके और सिर्फ रेस में दौड़ के दिखाने का है। तो इस भावना से जब हम पढ़ेंगे तो लर्न भी कर पाएंगे। और ये तो लेयर बाय लेयर पढ़ाई है, एक बार एक पढ़ाई हुई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज की पढ़ाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज की पढ़ाई। और कभी कभी ये भी जरूरी है कि हम अपनी कमी को एक्सेप्ट कर लें। हम अपने आप को छोटी सी कमी के लिए फेलियर मान लेते हैं कभी कभी, और कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, हिम्मत हार के परेशान हो जाते हैं। तो 2 लाइनें मैं इस बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, केवल आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमी भी जरूरी है। अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो जीने का मजा ही क्या है, जीने के लिए कभी कभी छोटी सी कमी भी जरूरी है। तो अगर थोड़ी सी कमी भी हो तो कोई बात नहीं, उसी कमी को दूर करना जरूरी है। अपनी कमी को समझना या अपनी कमी को अपनी खूबी बना लेना, ये भी जरूरी है। और कोई कमी, मेरा मानना है कि कोई कमी सचमुच में होती नहीं है, वो आमतौर से बैलेंस रहता है कि अपेक्षाएं इतनी ज्यादा है कि हम अपेक्षाओं के हिसाब से खरे नहीं हो पाए। लेकिन अगर अपेक्षाएं सही रहेंगी, हम समय के साथ वो सब कुछ कर पाएंगे। हर एक छात्र, हर एक विद्यार्थी, हर एक स्टूडेंट, बच्चा यूनिक है, हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं। सिर्फ यही है कि उन्हें समय के साथ अपनी कैपेबिलिटीज को समझना आना चाहिए। अगर हम कंपटीशन के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बन के चलेंगे तो जिंदगी के कंपटीशन में भी सफल होकर दिखा सकते हैं, और इस जो सामने आने वाला 1-2 महीने में कंपटीशन है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, और मुझे लग रहा है कि बच्चे आज पूरी तरह से मोटिवेट कम से कम हो जाएंगे। दीपिका जी, बिल्कुल लास्ट फाइनल रिएक्शन मैं आपका चाह रहा हूं। आप भी ऐसे बच्चों के लिए, और खासतौर से जो अभी लास्ट सवाल में से एक स्टूडेंट ने पूछा कि कंपटीशन में भी बने रहें, स्ट्रेस भी ना हो, उनको क्या आप कहना चाहेंगे?
So I'll just say immediately please reach out to your teacher, mentor और नई चीजें और करने के बजाय रिवाइज करिए अपनी हर चीज और जो आता है उसको और रीइंफोर्स करो और उसको स्ट्रॉन्ग करो। वो फ्रेंड के कहने से कि तूने ये कर लिया है या नहीं कर लिया है, हमें उसमें मिफ्ट नहीं होना ही चाहिए। टेक केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ और स्ट्रेस like Dr. Sindhu said, good stress that has to be there, but आप smart work करो, time management करो, वर्क मैनेजमेंट करो कि आप इतने घंटे अपनी पोटेंशियल जानते हैं ना। अभी इस टाइम तक 12th का बच्चा तो अपनी जानता है कि मैं 4 घंटे इकट्ठा पढ़ सकता हूँ या 1 घंटा या 40 मिनट्स या जितना भी पढ़ सकता हूँ उतना पढ़े, ब्रेक लें, दोबारा पढ़े, टीचर से दोबारा पूछे आपको कितना। टीचर को आई एम श्योर इतने एग्जाम हो चुके हैं, उनको पता है, वो आपको और गाइड करेंगे। और नई चीजें तब करें जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि बाकी सब हो गया है। सेकेंडली, लाइक अगेन डॉक्टर सिंधु सेड, आईआईटी इज द सबसे बड़ा डर लगता है नीट और आईआईटी से। खैर, नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ एंड दैट्स नॉट द फाइनल थिंग इन द वर्ल्ड। नहीं भी हुआ तो फाइनल नहीं है। बहुत बाय लॉ ऑफ एवरेजेस हर बच्चा लाइफ पे ठीक करेगा, जरूरी नहीं है कि जिसके 99 है वो ही अच्छा करेगा। तो इसलिए वो नहीं घबराना है। और इतने ऑप्शंस है, इतना डाइवर्स पढ़ाई है। अब आप अपने लिए अपनी जगह, अपनी पोटेंशियल को समझते हुए तब करिए। अभी फिलहाल अगर समझ नहीं आ रहा है तो टीचर के साथ पास बैठकर समझिए कि आपको क्या क्या पहले करना है, और मेरे ख्याल से जो आप पहले ही जानते हैं उसको फिर से रिवाइज करके अपना कॉन्फिडेंस और पोटेंशियल को जान। इस चर्चा को थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाता अगर मेरे पास समय होता। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।